हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 1 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 1 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किस राज्य में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में बनी। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मथुरा में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके आगे की यानी कि सितंबर महीने की या आपको अक्टूबर महीने की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गोरखपुर में। अगला है, किस शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय की ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता? ये जीता है पंचायती राज मंत्रालय ने। अगला है, T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। अगला है, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने 4 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, कुल 11 पदक जीते हैं भारत ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। अगला है, हाल ही में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता? तो ये जीता है डियर डायरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा तो बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत राष्ट्र संघ महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, लखनऊ में। दोस्तों 30 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक यानी कि 15 दिवसीय ये आयोजन है। ठीक है, नाम याद रखेंगे क्या है, तो भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022। तो ये जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है, कांसीराम स्मृति उपवन आसियाना में। ठीक है, याद रखेंगे आप, लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का 15 दिवसीय ये आयोजन है और 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 14 दिसंबर तक ये चलेगा। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 की अगर हम थीम की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, ये इस महोत्सव की थीम रखी गई है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत हस्तशिल्प महोत्सव में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देसी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे। यानी कि ये जो भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 है तो यहाँ पर हमने आपको कई सारे दिखाए हैं, जैसे संस्कृति हो गया, पर्यटन है, हस्तशिल्प है। तो इनसे संबंधित जो यहाँ पर स्टॉल लगेंगे वो जो है यहाँ पे आकर्षण का केंद्र होंगे। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो लखनऊ में आयोजन किया जा रहा है 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक यानी कि 15 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर डिजी यात्री सेवा शुरू की जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों 29 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट निदेशक हैं जो अर्यमा सान्याल, तो इन्होंने ये जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो यहाँ पर
1 दिसंबर से डीजी यात्रा की सेवा मिलने लगेगी। अब दोस्तों ये जो डीजी यात्रा है ये क्या है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो नागर विमानन जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन जो है वो करेंगे। ठीक है, 1 दिसंबर को ये सेवा शुरू होगी, तो 1 दिसंबर को ही इसका जो उद्घाटन है वो किया जाएगा वर्चुअली रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि डीजी यात्रा के तहत क्या होता है, तो इसके तहत यात्रियों के लिए उनका चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। यानी दोस्तों क्या है कि अभी एयरपोर्ट पर अगर कोई जाता है तो उसे कई तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं, कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने होते हैं। इससे क्या होता है कि यात्रियों को काफ़ी दिक्कत होती है और टाइम भी काफ़ी लगता है। तो अब ये जो यहाँ पे सुविधा शुरू की जा रही है डीजी यात्रा के नाम से, तो इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति का फेस है यानी कि जो चेहरा है वही उसका बोर्डिंग पास होगा। इससे यात्रियों को तमाम कागजात से छुटकारा मिलेगा और बोर्डिंग पास के दौरान जो समय है उसमें भी 50% की बचत होगी, यानी लगभग 50% जो टाइम है वो बचेगा। पहले घरेलू विमानों पर इस डीजी यात्रा के तहत प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए डीजी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि डीजी यात्रा है क्या। तो डीजी यात्रा क्या है, तो जैसे अभी के टाइम पर देखा जाए तो एयरपोर्ट पर कई सारे आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, ठीक है, कई सारे कागजात ले जाने होते हैं, तो उसके बाद आपको जो है एंट्री दी जाती है। अब क्या होगा इस डीजी यात्रा के बाद, तो इसमें आपका जो फेस है, जो चेहरा है, उसके माध्यम से आपको जो है इसमें एंट्री मिलेगी। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखेंगे और इसमें आपको कागज़ से छूट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पेपरलेस जो है यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो आपकी एंट्री है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ से समझ सकते हैं डीजी यात्रा अगर पूछा जाए कि किस एयरपोर्ट से इसकी जो है शुरुआत की जा रही है, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, सबीना यादव। दोस्तों उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की कमान जो है पहली बार किसी महिला को सौंपी गई है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। दोस्तों आगरा में गुरुवार को चुनाव हुआ और सबीना यादव को जो है सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। वह किसी भी देश राज्य बैठक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा लखनऊ के रणजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ की स्वाति सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको सुधार करना है वह देश में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वह देश में किसी भी राज्य बैठक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, नाम याद रखेंगे सबीना यादव, ये जो है किसी भी राज्य की वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इस तरह से इनका जो नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की जो है इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। नाम याद रखेंगे सबीना यादव। अगला है पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला कौन बनेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, स्टेफनी फ्रापॉर्ट। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। फीफा ने 29 नवंबर 2022 को घोषणा की है कि फ्रांस की स्टेफनी फ्रापॉर्ट पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला होंगी। वह 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच खेले जाने वाले मैच की रेफरी होंगे। फ्रापॉर्ट ने 2020 में चैंपियंस लीग और फिर पिछले सीजन में फ्रेंच कप फाइनल में रेफरी करने से पहले लिवरपूल और चेल्सी के बीच 2019 यूईएफए सुपर कप फाइनल में भी रेफरी किया था। ठीक है, यानी कि इससे पहले इन्होंने जो है फ्रापॉर्ट ने 2020 में चैंपियंस लीग में रेफरी की थी और इसके पहले इन्होंने चेल्सी के बीच, लिवरपूल और चेल्सी के बीच 2019 में जो यूईएफए सुपर कप हुआ था उसके फाइनल में भी रेफरी किया। फीफा विश्व कप 2022 कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ऐसा पहली बार है जब कोई महिला जो है वो पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करेंगी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, रेफरी करने वाली ये पहली महिला होंगी। नाम याद रखेंगे स्टेफनी फ्रापॉर्ट का। तो किस में है, तो याद रखेंगे आप जो फीफा विश्व कप हो रहा है 2022 का कतर में 20 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर 2022 तक, तो इसमें जो है ये रेफरी करेंगे। ठीक, नाम याद रखेंगे स्टेफनी फ्रापॉर्ट का।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, हिमालयी याक को। अब दोस्तों यहाँ पर जो FSSAI है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे इसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा जो है मंजूरी दी गई हिमालयी याक को फूड एनिमल के रूप में। दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने हिमालयी याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी है। अब ये जो मंजूरी दी गई है तो इसके तहत क्या है और फूड एनिमल जो है किसे कहा जाता है, सभी देखेंगे। तो जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है FSSAI द्वारा इसकी मंजूरी मिलने के बाद अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले जो जानवर हैं उनकी आबादी में तेजी से हो रही गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र याक के निदेशक डॉक्टर मेहर सरकार ने कहा कि देश में याक की आबादी पिछले कुछ वर्षों में खतरनाक दर से घटी है। तो अब दोस्तों ये जो फूड एनिमल के रूप में इसको मंजूरी दी गई है तो ऐसा इससे लाभ होगा कि जो इसकी आबादी घट रही है जानवरों की, जैसे हिमालयी याक को यहाँ पर फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई है तो इसकी जो आबादी है उसका बढ़ने का अनुमान लगाया गया है कि इसके बाद इसकी जो आबादी है वो बढ़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पहले इमेज दिखाएंगे, ये है हिमालयी याक। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं हिमालयी याक की इमेज है और इसे जो अभी जो है FSSAI के द्वारा फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई है। अब दोस्तों फूड एनिमल होता क्या है? तो दरअसल क्या है कि कोई भी जानवर अगर फूड एनिमल के रूप में घोषित होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर है, ये जो पशु है वो जो है मनुष्य पालेंगे और अपने उसके उपयोग में लाएंगे। वो जो जानवर है, वो जो पशु है उस अपने खाद्य प्रोडक्शन और उपभोग में लाएंगे और वो जो पशु है उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे जानवर को फूड एनिमल यानी कि खाद्य पशु कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यानी कि जो व्यक्ति है वो इस जानवर को पालेंगे, अपने उपयोग में लाएंगे, प्रोडक्शन किसी भी तरीके से, लेकिन इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह से इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि फूड एनिमल के बाद जो किसान हैं वो इसको जो है पालेंगे, जिससे इसकी जो आबादी है जो घट रही है उसमें भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि हाल ही में FSSAI के द्वारा किस पशु को, किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई है। तो याद रखेंगे हिमालयी याक को। अगला है, भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, विदेश सचिव के रूप में। दोस्तों भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल जो है ये बढ़ा दिया है। 30 अप्रैल 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। वो 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे और अब विदेश सचिव वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंत तक पद पर ये बने रहेंगे, यानी कि 30 अप्रैल 2024 तक। अगला है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भारत बायोटेक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन विकसित किया है। वैक्सीन का नाम क्या है? तो INCOVACC इसका नाम रखा गया है नेजल कोविड वैक्सीन का। कंपनी को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से भी मंजूरी मिल गई है। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि हाल ही में भारत बायोटेक ने जो है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन विकसित किया है। अब यहाँ पर जो नेजल कोविड वैक्सीन है तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक दुनिया में ऐसा वैक्सीन नहीं बना था। तो दोस्तों ये जो नेजल कोविड वैक्सीन है इसमें क्या होता है कि वैक्सीन जब व्यक्ति को दी जाएगी तो उसमें जो सुई होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, सुई की आवश्यकता जो है इसमें नहीं होती है नेजल कोविड वैक्सीन में। ठीक है, अब जब इसमें सुई नहीं होगी तो जो व्यक्ति को वैक्सीन दी जाएगी तो वो किस तरीके से दी जाएगी? तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है वो एक ड्रॉप तरह का होता है। आप समझ सकते हैं कि ड्रॉप के आकार का होता है और ये जो वैक्सीन है वो नाक के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो नाक है उसमें कुछ बूंदें डाली जाएंगी और उसी के माध्यम से जो वैक्सीन है वो आपकी बॉडी में जाएगी। तो ये होता है नेजल कोविड वैक्सीन, यानी इसमें आपको जो है सुई की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं नेजल कोविड वैक्सीन। ठीक, और इससे दोस्तों फायदा भी होता है कि अभी तक जो वैक्सीन है, जो सिरिंज वाली वैक्सीन होती है, जो सुई वाली वैक्सीन होती है,
उसका प्रभाव जो है वो कम देखने को मिला है, लेकिन ये जो नेजल कोविड वैक्सीन है इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये इसमें एक लाभ है। तो याद रखेंगे आप, किसने बनाई है दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन? ये बनाई है भारत बायोटेक ने। अगला है कि इस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, अग्निकुल कॉस्मोस ने। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 28 नवंबर को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। इस सुविधा का जो उद्घाटन है वो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए निजी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस का सहयोग किया। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस इस लॉन्च पैड से अपने अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अब दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि जो अग्निकुल कॉस्मोस है, ठीक है, ये चेन्नई स्थित एक अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप है, ठीक है, निजी कंपनी है। तो अभी जो है इसके द्वारा भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया गया, इसलिए कंपनी का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी का नाम क्या है? तो अग्निकुल कॉस्मोस। इसके द्वारा भारत का पहला निजी लॉन्च पैड लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसका जो उद्देश्य है, इसका जो योजना है कि ये जो है अपने लॉन्च पैड से अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करेगी, ठीक है। अग्नि पैड जो अपना लॉन्च पैड है उसी अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करेगी। और अग्निबाण रॉकेट की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो दोस्तों जो अग्निबाण रॉकेट है ये अत्याधुनिक अनुकूलन योग्य 2 चरण वाला रॉकेट है। और ये जो रॉकेट है ये 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में 100 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। तो इसी रॉकेट को जो है ये जो कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस ये लॉन्च करने की योजना बना रही है, और इसी के लिए इसने अपना निजी लॉन्च पैड भी लॉन्च किया है, ठीक। तो याद रखेंगे आप कंपनी का नाम अग्निकुल कॉस्मोस। अगला है, कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी कि ABU महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, नई दिल्ली। प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन 25 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ और 30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगा। इस वर्ष की यानी कि 30 नवंबर 2022 तक ये जारी रहा। इस वर्ष की सभा की थीम की अगर हम बात करें तो सेवा करना है, लोग, संकट के समय में मीडिया की भूमिका, ये जो है इसकी थीम रही। तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में ये जो सम्मेलन है वो शुरू किया गया था 25 नवंबर को और 30 नवंबर तक ये जारी रहा। अगला क्वेश्चन है, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां जो संस्करण है ये 29 नवंबर 2022 से शुरू हुआ और 1 दिसंबर 2022 तक ये जारी रहेगा, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, हाइब्रिड प्रारूप में ये आयोजित होगा। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ये जो है इसकी थीम रखी गई है। इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक पैनल चर्चाओं में 100 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। तो याद रखेंगे आप कि जो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है इसका जो 7वां संस्करण है इसका जो आयोजन है वो कब किया गया? तो 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है और नई दिल्ली में इसका जो आयोजन है वो हो रहा है, ठीक है। याद रखेंगे थीम क्या रही? तो प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ये इसकी थीम रही। तो दोस्तों ये थे 1 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ 40 सालों में पहली बार फटा? तो ये कहां पे स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।